नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम पेपर नाटक, छंद, अलंकार एवं संस्कृत साहित्य का इतिहास में नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जो महाकवि कालिदास कृत है। देखिए, जब राजा दुष्यंत रथ पर सवार होकर के जा रहा है और उसके पीछे उसके आगे आगे एक हिरण भाग रहा है, तो इससे पहले हमने पढ़ा कि उस हिरण का जो स्वाभाविक चित्रण था वह कैसा था, वह जो मृग है वह कैसा लग रहा था। तब क्या होता है, राजा ने वर्णन किया किसका? मृग का। किंतु सारथी कहता है, देखिए महाराज, घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं रथ के। तो घोड़ों का वर्णन करते हुए सारथी कहता है, ध्यान रखना आप, ये किसका कथन है? सूत का। सूत का मतलब सारथी। जब आप प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में लिखेंगे आप कि रथ दौड़ते हुए रथ के घोड़ों का वर्णन करते हुए सारथी कहता है। क्या लिखेंगे आप? इस पद्य में दौड़ते हुए घोड़ों का चित्रण करते हुए सारथी कहता है। देखिए क्या कहता है, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्धकर्णा आत्मोद्धतैरपि रजोविर्लंघनीया धावन्त्यमी मृगजवा क्षमयैव रथ्याः। क्या कहा? देखिए, मुक्तेषु, मुक्तेषु कहते हैं ढीली कर देने पर। क्या कहा? मुक्तेषु ढीली कर देने पर, रश्मिषु, रश्मि कहते हैं जो घोड़े की लगाम होती है उसको, तो मुक्तेषु रश्मिषु, घोड़े की जो लगाम है उनको ढीला कर देने पर, निरायत पूर्वकाया, निरायत माने फैल गया है, विस्तृत हो गया है, पूर्वकाया आगे का शरीर। घोड़ों की स्थिति का वर्णन कर रहा है सारथी कि महाराज देखिए घोड़ों की क्या स्थिति है। तो क्या कहता है, देखिए, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, कि मुक्तेषु रश्मिषु, कि रश्मियों के लगामों के, मुक्तेषु मुक्त कर देने पर, ढीली कर देने पर, निरायत पूर्वकाया, निरायत माने चौड़ गया है, फैल गया है, पूर्व माने आगे का, काया माने शरीर। जो घोड़े दौड़ रहे हैं उनका वर्णन करते हुए सारथी कहता है राजा से कि देखिए महाराज, मुक्तेषु रश्मिषु, के जो लगाम है घोड़े की उनको ढीला कर देने पर, निरायत पूर्व काया, जो घोड़े हैं उनका पूर्व का शरीर, काया कहते हैं शरीर को, पूर्व माने आगे का, तो आगे का जो शरीर है ना वो कैसा हो गया है? निरायत हो गया है, फैल गया है, विस्तृत हो गया है। क्या कहा? देखिए, सारथी ने दुष्यंत से कहा कि देखिए महाराज, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, के इन घोड़ों की लगाम, रथ में जो लगे हुए घोड़े हैं उनकी जब लगाम ढीली कर दी है तो निरायत पूर्वकाया, उनका जो पूर्व का जो शरीर है, आगे का जो शरीर है वो फैल गया है, विस्तृत हो गया है। फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं निष्कंप चामर शिखा। निष्कंप कहते हैं, निष्कंप कंपन से रहित हो गई है, कंपन नहीं कर रही है। चामर शिखा, घोड़े के सिर पे कलंगी लगी रहती है चमर के बालों की, तो जब घोड़े भागते हैं तो वो गति नहीं करती है। तो देखिए क्या कहा है, निष्कंप चामर शिखा, के जो घोड़े हैं उनके चमर जो हैं, जो कलंगी लगी हुई हैं, वे निष्कंप हो गई हैं, वो कंपन नहीं कर रही हैं, वे हिल नहीं रही हैं। कहीं कहीं कुछ विद्वानों ने ये कहा है चामर शिखा के लिए जो घोड़े के पीठ के ऊपर के जो बाल हैं वे हिल नहीं रहे हैं। अलग अलग विद्वानों ने अर्थ दिए हैं, लेकिन चामर शिखा का अर्थ हम कलंगी में लेते हैं। तो देखिए सारथी क्या कहता है, निष्कंप चामर शिखा, कि निष्कंप चामर शिखा, कि जो चमर की जो शिखाएं हैं, जो कलंगी हैं, वो कैसी हो गई हैं? निष्कंप हो गई हैं, कंपन नहीं कर रही हैं। और निभृत ऊर्ध्वकर्णा,
निवृत्त कहते हैं शांत, जो गति नहीं कर रहे हैं। ऊर्ध्वकर्णा, ऊपर खड़े हुए कान हैं। क्या कहते हैं? निवृत्त ऊर्ध्वकर्णा, कि उस घोड़े के जो कान हैं, जो लगे हुए हैं रथ में घोड़े, उनके जो कान हैं निवृत्त शांत हो गए हैं और ऊर्ध्व ऊपर की तरफ खड़े हो गए हैं। जो भागते हुए दौड़ने वाले जो घोड़े हैं उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए सारथी कहता है कि महाराज इनके जो कलंगी बनी हुई है चमर की, तो वह निष्कंप हो गई है और शांत, उनके कान जो हैं वो शांत हो गए हैं, गति नहीं कर रहे हैं और ऊर्ध्व खड़े हो गए हैं घोड़ों के कान। घोड़ों के कान कैसे हो गए? ऊर्ध्व खड़े हुए कान वाले हैं घोड़े और उनमें कोई कंपन नहीं हो रहा है। आत्मोद्धतैरपि, आत्म उद्धतैरपि, आत्म कहते हैं स्वयं के द्वारा, उद्धतैरपि उड़ाई गई भी, क्योंकि जब घोड़े दौड़ रहे हैं तो उनके पैरों से उड़ाई जा रही है। रज, रज कहते हैं विद्यार्थियों धूल को, तो रजो भी धूल से अलंघनीया, वे स्पर्श नहीं कर रहे हैं। जो पैर हैं घोड़ों के, उनके द्वारा जो धूल उड़ाई जा रही है, तो उन घोड़ों का इतना वेग है कि जो वेग इतना तीव्र है कि जो धूल उड़ रही है वह घोड़ों को स्पर्श नहीं कर पा रही है। क्या कहते हैं? आत्मोद्धतैरपि, आत्म कहते हैं स्वयं के द्वारा, उद्धतैरपि उड़ाई गई भी, रजोभिर धूल के द्वारा, अलंघनीया उन घोड़ों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, अर्थात जो उनके पैरों के द्वारा धूल उड़ाई जा रही है वह धूल भी उनको स्पर्श नहीं कर रही है। और फिर क्या कहते हैं? धावंती अमी, धावंती माने दौड़ रहे हैं, अमी माने ये, मृग जवा छमेव, मृग कहते हैं, मृग की जवा कहते हैं वेग को, अछमेव यहाँ से आ निकल आएगा विद्यार्थियों कि अछमेव उनको सहन न करने के कारण रथ्या, जो रथ में लगे हुए घोड़े हैं। क्या कहता है कि अमी रथ्या, ये जो घोड़े हैं रथ में लगे हुए, वह जो सारथी है वह महाराज दुष्यंत से कहता है कि महाराज देखिए कि धावंती दौड़ रहे हैं, अमी रथ्या ये रथ के घोड़े, और क्यों दौड़ रहे हैं? मृग जवा छमेव, मृग का जो जब कहते हैं वेग को, मृग की जो गति है, जो वेग है, अछमेव उसको सहन न करने के कारण। महाराज ये जो घोड़े दौड़ रहे हैं वे मानो ऐसा लग रहा है जैसे मृग की गति को सहन न करने के कारण इतना तीव्र जो दौड़ रहे हैं। और क्या कहता है देखिए पहली पंक्ति में, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, कि महाराज उन घोड़ों की लगाम खोल देने पर, लगाम ढीली कर देने पर उन घोड़ों का जो आगे का भाग है वो विस्तृत हो गया है, तीव्र हो गया है, फैल गया है। और निष्कंप चामर शिखा, और जो घोड़ों की कलंगी हैं वे कंपन नहीं कर रही हैं, स्थिर हो गई हैं। और निवृत्त ऊर्ध्वकर्णा, और उनके जो कान हैं वे शांत हो गए हैं और खड़े हो गए हैं। फिर क्या कहता है कि आत्मोद्धतैरपि रजोभिर अलंघनीया, कि वे जो घोड़े हैं उनके द्वारा जो उड़ाई गई धूली है वो भी उन घोड़ों को स्पर्श नहीं कर पा रही है। और धावंती अमी मृग जवाछमेव रथ्या, और ऐसा लग रहा है मानो ये जो घोड़े हैं वे मृग के वेग को सहन न करने के कारण इतना तीव्र दौड़ रहे हैं। इस प्रकार से राजा दुष्यंत से वह सारथी वर्णन करता है। और वर्णन करने के बाद जब आपको परीक्षा में ये प्रश्न आएगा व्याख्या के लिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ लिखने के बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग कैसे लिखेंगे कि इस पद्य में सारथी राजा दुष्यंत से दौड़ते हुए घोड़ों का वर्णन करते हुए कहता है। और जब आप व्याख्या लिख देंगे फिर, और जब विद्यार्थियों व्याख्या लिख देंगे तो फिर जो आगे का जो हमारा चरण होता है वो कौन सा होता है? विशेषता। जब आप व्याख्या लिख देते हैं तो व्याख्या लिखने के बाद विद्यार्थियों आपको क्या लिखना होता है? विशेष लिखना होता है। देखिए विशेष में आप लिखेंगे, पहला विशेष का जो बिंदु है वह हम प्राय क्या लिखते हैं? छंद लिखते हैं विद्यार्थियों। तो आप सबसे
पहले लिखेंगे नंबर 1 डाल के, इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। देखिए बसंत तिल का में 14 वर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 होते हैं विद्यार्थियों। अगर आपको याद है तो आप यहाँ उसका लक्षण भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा विद्यार्थियों को क्या लक्षण है बसंत तिलका का? उक्ता बसंत तिलका तब झा जगऊ गह, इसको लिख देंगे। और देखिए विद्यार्थियों दूसरा लिखेंगे हम, यहां से ले लेंगे इसको, हम लिखेंगे मृग जवा क्षमया एव में हेतुत प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा लिखेंगे? हेतुत प्रेक्षा, हेतुत प्रेक्षा अलंकार है विद्यार्थियों। आप इस प्रकार से लिख देंगे। फिर लिखेंगे आप इस पद्य में घोड़ों का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। क्या लिख देंगे विद्यार्थियों? स्वभावोक्ति अलंकार है। और इसके बाद इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, इनको आप रेखांकित कर देंगे। इसका विद्यार्थियों एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे पहली व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों मुक्तेषु। इसमें आप लिखेंगे मुच धातु प्लस ता प्रत्यय और फिर लिख देंगे सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और देखिए दूसरा लिख देंगे धावन्त्यमी। आप लिखेंगे धावन्ती प्लस अमी। और इसमें लिख देंगे विद्यार्थियों यण संधि और इसका सूत्र है एको यणची। इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों धावन्ती। आप लिख देंगे धाव धातु लट लकार
प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके बाद विद्यार्थियों अगली व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप। निभृतोर्ध करना। आप लिखेंगे विद्यार्थियों निभृत प्लस ऊर्ध्व करना। देखिए आ और ऊ है, ओ हो गया है, तो कौन सी संधि होती है विद्यार्थियों? गुण संधि। और सूत्र लग जाएगा आद गुणः। इसके बाद पांचवा है विद्यार्थियों, देखिए आत्मोद्धतैरपि। आप लिखेंगे आत्मोद्धतैः प्लस अपि। और आप लिख देंगे विद्यार्थियों विसर्ग संधि लिख देंगे। और इसके बाद देखिए मृग जवा छमेव। इसमें लिख दिए मृग जवा छमया एव। और इसमें भी विद्यार्थियों गुण संधि हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों इसका। और देखिए अब हम इस पुस्तक से संबंधित 5 प्रश्न लिखेंगे विद्यार्थियों, जिनके जवाब आपको देने हैं। देखिए पहला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी स्तुति है? तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? चौथा प्रश्न है विद्यार्थियों
अभिज्ञान शाकुंतलम के 3 स्त्री पात्रों के नाम। और 5वां प्रश्न है विद्यार्थियों, शकुंतला के माता पिता का क्या नाम है? प्रिय विद्यार्थियों, ये 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिख के लाने हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।